नमस्कार। आज हम समाज के अंदर थोड़ा झांकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये समाज मतलब कैसे बना है, इसमें इतनी ऊंच नीच या कहीं परतें क्यों हैं, और ये सब हमारे आपसी रिश्तों को, जी। जैसे सहयोग या फिर वो होड़ जो लगी रहती है, प्रतिस्पर्धा। हाँ प्रतिस्पर्धा, और कभी कभी जो टकराव या संघर्ष होता है उसे कैसे प्रभावित करता है। बिल्कुल। हमारे पास ना समाज शास्त्र से जुड़ी कुछ सामग्री है, जी। तो आज उसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। अच्छा। मकसद ये समझना है कि ये जो समाज का पूरा ढांचा है हम्म। और उसमें जो गैर बराबरी है, हाँ। वो एक आम इंसान की जिंदगी से कैसे जुड़ती है, हाँ। और ये सब प्रक्रियाएं चलती कैसे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि समाज का एक ढांचा होता है ना, बिल्कुल। जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना। हाँ। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे रिश्तों और व्यवहार के वो बने बनाए तौर तरीके हैं। जैसे परिवार का सिस्टम हो गया या स्कूल की व्यवस्था, ये पैटर्न है जो बार बार दिखते हैं। अच्छा। और ये हमें एक हद तक मतलब गाइड करते हैं या बांधते भी हैं, जैसा दुर्खीम मानते थे। लेकिन हाँ, जैसा मार्क्स ने कहा, हम इंसान इसे बदल भी सकते हैं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ठीक है। और इसी में फिर वो ऊंच नीच वाली बात आती है, स्तरीकरण। एग्जैक्टली, सामाजिक स्तरीकरण। इसका मतलब है कि समाज में अलग अलग समूहों के पास जो संसाधन है, चाहे वो पैसा हो, इज्जत हो या ताकत, वो बराबर नहीं बटे होते। इसमें एक पैटर्न है, एक व्यवस्था है। मतलब ये बस कुछ लोगों के अमीर और कुछ के गरीब होने जैसा नहीं है। नहीं, ये उससे ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ दो लोगों के बीच का फर्क नहीं है, बल्कि पूरे पूरे समूहों का सवाल है, और अक्सर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अच्छा। तो ये ढांचा और ये ऊंच नीच, ये हमारे व्यवहार को कैसे बदलते हैं? चलिए सहयोग से शुरू करते हैं। ये कैसे प्रभावित होता है? हाँ, सहयोग। देखिए, सहयोग तो समाज के लिए जरूरी है ही, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। सही बात है। दुर्खीम ने भी यही कहा था। उन्होंने बताया कि कैसे पुराने सरल समाजों में लोग एक जैसे थे, तो उनमें एक तरह की एकजुटता थी। और फिर जब औद्योगिक समाज आए, जटिल समाज, तो लोग अलग अलग काम करने लगे, लेकिन इसी वजह से एक दूसरे पर निर्भर हो गए। एक अलग तरह की एकजुटता बनी। अच्छा, निर्भरता से। लेकिन क्या सहयोग हमेशा मर्जी से होता है? यही तो पेच है। मार्क्स का नजरिया थोड़ा अलग था। वो मानते थे कि खासकर पूंजीवादी व्यवस्था में ये सहयोग हमेशा मर्जी से नहीं होता। कई बार ये थोपा हुआ होता है। थोपा हुआ कैसे? सोचिए, फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहा है, वो मालिक के मुनाफे के लिए सहयोग तो कर रहा है, पर क्या वो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से कर रहा है? शायद नहीं। हाँ, ये तो है। या फिर एक और उदाहरण लें। कई बार महिलाएं अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांगती। हाँ, ये देखा है। बाहर से देखने में ये सहयोग या त्याग लगता है, पर हो सकता है कि अंदर से ये डर हो कि रिश्ते बिगड़ जाएंगे या भविष्य में भाई का सहारा चाहिए होगा। तो ये एक तरह से मजबूरी का सहयोग हुआ ना। थोपा हुआ सहयोग, ये बात तो सोचने वाली है। टेक्नोलॉजी का भी कोई रोल है इसमें? हाँ बिल्कुल। जैसे पहले गांव में कुएं से पानी निकालने के लिए चरस का इस्तेमाल होता था। उसमें कई लोगों की जरूरत पड़ती थी, ज्यादा सहयोग लगता था। अच्छा। फिर जब रहट जैसी तकनीक आई तो कम लोगों से काम चल गया, तो सहयोग की जरूरत थोड़ी कम हो गई। दिलचस्प। अच्छा, सहयोग के बाद आते हैं प्रतिस्पर्धा पर, मतलब होड़ पर। आजकल तो ये बहुत ही आम बात लगती है। हाँ, आजकल तो लगता है जैसे यही दुनिया का नियम है। पूंजीवादी समाजों में इसे बहुत बढ़ावा दिया जाता है। अक्सर मान लिया जाता है कि ये तो प्राकृतिक है, इंसान का स्वभाव है। लेकिन क्या ये सच है? समाजशास्त्री मानते हैं कि नहीं, ये सोच असल में बनाई गई है। एक खास ऐतिहासिक दौर में ये उभरी है। अच्छा। एक कहानी भी है, शायद आपने सुनी हो, अफ्रीकी बच्चों की। उन्हें एक दौड़ में भागना था और जीतने वाले को इनाम मिलता। हाँ। पर वो सब बच्चे हाथ पकड़कर एक साथ दौड़े और फिनिश लाइन पर पहुंचे। उनसे पूछा गया तो बोले, कोई एक कैसे खुश हो सकता है जब बाकी सब दुखी हों? उनके लिए साथ मिलकर मजा करना ज्यादा जरूरी था। वाह, ये तो कमाल की बात है। तो ये दिखाता है कि प्रतिस्पर्धा ही एकमात्र तरीका नहीं है। वैसे पूंजीवादी विचारधारा कहती है कि होड़ अच्छी है, इससे बेहतर नतीजे निकलते हैं। हाँ, कहते हैं कि अच्छी कंपनियां टिकती हैं, होशियार छात्रों को मौके मिलते हैं। बिल्कुल। पर इसकी आलोचना ये है कि ये विचारधारा मान लेती है कि सब लोग एक ही शुरुआती लाइन से दौड़ रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। हाँ, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण है, ऊंच नीच है। किसी की शुरुआत बहुत पीछे से होती है, किसी की बहुत आगे से। जो बच्चा गरीबी के कारण स्कूल ही छोड़ गया, वो किस दौड़ में हिस्सा लेगा? क्या ये हमेशा खुला होता है? मतलब लड़ाई झगड़ा, आंदोलन जैसा? जरूरी नहीं। संघर्ष का सीधा मतलब है
हितों का टकराव। अक्सर ये संसाधनों की कमी से होता है, जमीन, पैसा, मौके। और ये टकराव किसी भी आधार पर हो सकता है, वर्ग, जाति, लिंग, धर्म, कई चीजें हैं। पर ये हमेशा खुला या जाहिर हो ऐसा नहीं है। मतलब? कई बार ये छिपा हुआ होता है। सहयोग के पर्दे के पीछे भी संघर्ष चल रहा हो सकता है। इसे अप्रकट संघर्ष कहते हैं। अप्रकट संघर्ष, कोई उदाहरण? जैसे आजकल हम किसानों के आंदोलन देखते हैं। वो जमीन या फसल के दाम जैसे मुद्दों पर एक खुला संघर्ष है। हाँ। लेकिन अगर कोई आंदोलन नहीं हो रहा तो क्या इसका मतलब है कि कोई संघर्ष है ही नहीं? ऐसा नहीं है। हो सकता है अंदर अंदर असंतोष हो, टकराव हो। अच्छा, और वो परिवार वाला उदाहरण? हाँ, वो भी इसी से जुड़ता है। अमर्त्य सेन जैसे विचारकों ने बताया है कि कैसे परिवार के अंदर भी संघर्ष हो सकता है, पर वो थोपे हुए सहयोग के रूप में दिखता है। जैसे वो संपत्ति वाली बात। बिल्कुल। महिलाएं हो सकता है अपनी लंबे समय की सुरक्षा के लिए या रिश्ते बनाए रखने के लिए भेदभाव वाली बातें भी मान लें। ये भी एक तरह का छिपा हुआ संघर्ष ही है। एम.एन. श्रीनिवास का भी यही मानना था कि संघर्ष तो समाज का हिस्सा हमेशा से रहा है। बस जब सामाजिक बदलाव आते हैं या जब दबे हुए समूह अपने हक मांगना शुरू करते हैं तो वो ज्यादा नजर आने लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले था ही नहीं। तो मतलब समाज का जो ढांचा है और उसमें जो ये ऊंच नीच है, ये हमारे हर तरह के व्यवहार पर, चाहे वो सहयोग हो, मुकाबला हो या फिर टकराव, बहुत गहरा असर डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये तीनों चीजें, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, आपस में बहुत जटिल तरीके से जुड़ी हुई हैं। कभी-कभी तो एक दूसरे में छिपी हुई भी होती हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये असल जिंदगी में तय करती हैं कि किसे क्या मौके मिलेंगे, किसके पास क्या चुनने की आजादी होगी, रोज की जिंदगी कैसी बीतेगी। सही कहा। समाज हम पर सीमाएं जरूर लगाता है, पर ये याद रखना भी जरूरी है कि हम इंसान भी इन ढांचों को, इन संरचनाओं को बदलने की ताकत रखते हैं। बदलाव संभव है। बिल्कुल। तो आज के इस बातचीत से एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, कि अगर हम ये समझते हैं कि सहयोग कई बार मजबूरी का हो सकता है और मुकाबला अक्सर बराबरी का नहीं होता, तो हम अपनी जिंदगी में, अपने आसपास इन सामाजिक सच्चाइयों को कैसे पहचानें? अच्छा सवाल है। और क्या इन्हें पहचानने के बाद इन्हें बदलने के बारे में भी कुछ सोचा जा सकता है?